प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय। इसमें भी मैं आपको एक दो पॉइंट के बारे में कल बता चुका हूँ, परंतु एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा। आप ध्यान से सुने, देखें, पूरा वीडियो देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, हो सके तो लाइक भी करना चाहिए। देखिए, जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय। मैंने आपको बताया था कि जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन से क्या तात्पर्य होता है? चक्रीय संसाधन से तात्पर्य होता है जो एक चक्र की भांति अवस्थाओं में बदल बदल करके पुनः उसी अवस्था में आ जाए। जैसे मैं आपको पानी का उदाहरण ही लेकर के देता हूं कि जल वाष्प बनता है, तेज गर्मी जैसे बढ़ती है, सूर्य की गर्मी पा करके और भाप में परिवर्तित हो जाता है। भाप में परिवर्तित होता हुआ ये हल्के होने के कारण ऊपर उठ जाता है, तापमान में गिरावट आती है, ठंडा होकर के और बादल बन जाता है। बादल बन करके पुनः बरसात होती है और जल पुनः भूमि पर आ जाता है। फिर वाष्प बनती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, भूमि पर आता है। बार बार ये चक्र के रूप में चलता रहता है, इसलिए इसको किस रूप में जाना गया है? एक चक्रीय संसाधन के रूप में जाना गया है। यदि इसका हमने युक्ति युक्त उपाय नहीं किया, युक्ति युक्त उपयोग नहीं किया, युक्ति युक्त संरक्षण नहीं किया, तो आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि जिसमें इसकी कमी हो जाए और जल को जीवन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम भोजन के बिना कुछ समय रह सकते हैं, परंतु जल पिए बिना थोड़े समय भी नहीं रह सकते। इसीलिए हमें इसे बचाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जल संरक्षण और उसके उपाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जल संरक्षण एवं जल संरक्षण के क्या उपाय? पॉइंट नोट करते जाएंगे। पहला पॉइंट अगर हो गया है, जब भी परीक्षा में आपको लिखना है, आपसे पूछा जाए जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय लिखें, तो आप इस तरह से पॉइंट बना करके स्टेप बाय स्टेप यदि लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। यदि आपने पॉइंट बना करके स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा तो आपको कम अंक प्राप्त होंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट बना करके ही हमको चलना है। तो पॉइंट कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय, फिर उसको अंडरलाइन करोगे। जो भी पॉइंट आपको बताना है पहले उसे आप क्या करोगे? रेखांकित कर दोगे। उससे क्या होगा? एग्जामिनर होता है, कॉपी को चेक करने वाला जो शिक्षक होता है, उसका सीधा ध्यान उसी बिंदु पर जाता है। पैराग्राफ टाइप में न लिख करके यदि आप उसे पॉइंटों के हिसाब से लिखेंगे तो पॉइंटों पर चेक करते समय उसका ध्यान अधिक आकर्षित होता है और जल्दी से बात समझ में आ जाती है। पैराग्राफ में यदि आपने लिखा तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के आप उसके बारे में सही निर्णय राय दे पाते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा पॉइंटों के हिसाब से लिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बन रहा है जल एक चक्रीय संसाधन। जल एक ऐसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। यदि इसका युक्ति युक्त उपयोग नहीं किया जाए तो यदि इसका युक्ति युक्त उपाय नहीं किया गया तो यदि इसका युक्ति उपाय नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल का अभाव
हो जाएगा। जल को यदि जीवन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल है तो ही कल है, जल है तो ही कल है। अब मैं आपको जल संरक्षण के हेतु, जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है यूं कह सकते हैं। जल का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। ये बात आपकी हो चुकी है। अब मैं आपको जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताता हूं। नंबर 1, लिखिए जल संरक्षण के उपाय। पहला पॉइंट ये रहा, जल संरक्षण के उपाय। अंडरलाइन कर दिया, पॉइंट डालना शुरू करो। पहला पॉइंट हम डालेंगे कि जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करके और उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करके जल का समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। पहला हो गया। दूसरे पॉइंट में लिख देंगे हम कि वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था, वर्षा जल संग्रहण विधियाँ, जैसे छत के पानी को इकट्ठा करके गहरा गड्ढा बना करके डाल देना चाहिए। किसी हैंडपंप या कुएं के नज़दीक जो जाने वाला उपयोगी जल है, इसको रोज अपनी दैनिक क्रिया में काम में लेते हैं, उसके पश्चात बह करके जाने वाले जल को गहरा गड्ढा बना करके इसमें डाल देना चाहिए। वाटर हॉस्टिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा जल के संग्रहण की विधियों का उपाय उपयोग करके और जल का संग्रहण करना चाहिए। तो वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा, दूसरे पॉइंट लिखो, वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण करना चाहिए। दो बातें हो गई हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे कि घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना
चाहिए। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे घर में उपयोग में लेते समय जल की हम बर्बादी कैसे कैसे करते हैं। जैसे टपकने वाला नल है, उससे एक रात और दिन में एक परिवार के उपयोग के जल टपक करके चला जाता है। इसलिए टपकने वाले जल की नल की मरम्मत कर दें, हम जल को व्यर्थ नहीं बहने दें। कहीं से पाइपलाइन टूटी हुई हो, उस पाइपलाइन को मरम्मत कर दें। नहाने से पहले जब हम ब्रश आदि करनी हो वो क्रियाएं पूरी करें और उसके बाद ही नल की टोंटी चलाएं। ये नहीं कि हमने नल की टोंटी को चला दिया और व्यर्थ पानी बह करके जा रहा है, अभी हम ब्रश आदि कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके कपड़े धोने के पश्चात बचे हुए इस जल को कृषि के कार्य में या पेड़ों की सिंचाई में डाल देना चाहिए। रसोई से निकलने वाले जल को भी पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए डाल देना चाहिए। पानी को जो भी उपयोग में आ रहा है हमारे दैनिक में, उसको हम अगर सौंपते हुए गड्ढे में डालेंगे तो भूमि का जल स्रोत ऊपर आएगा। इसलिए हमें घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। भूजल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट को भूमिगत जल का भूमिगत जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए। पूर्व समय में क्या होता था कि कुएं पर या तो चड़स चलाए जाते थे या अरट चलाया जाता था या ढेगली चलाई जाती थी और इनसे पानी को सिंचाई किया जाता था। तब पानी बहुत ऊपर ही होता था। क्यों? पानी का सीमित उपयोग किया जाता था, अति दोहन नहीं किया जाता था। परंतु धीरे धीरे जैसे ट्यूबवेल, नल, इंजन और सबमर्सिबल पंप वगैरह आविष्कार हुआ तो ज़्यादा मात्रा में ज़मीन से पानी बाहर निकाला जाने लगा। सिंचाई की आधुनिक प्रणालियों को नया बना करके और खेतों में दोहरे के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, जिसमें व्यर्थ पानी बर्बाद हो जाता था। लगातार ऐसी ऐसी मशीनें चल गई हैं जो बहुत गहराई तक जमीन में छेद कर देती हैं, जिससे क्या होता जा रहा है, ऊपर की वायु लगातार भूमि के अंदर प्रवेश करती जा रही है और पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। कई क्षेत्र तो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि जो डार्क जोन बन गए हैं, अभी भी वहाँ पीने योग्य पानी भी दूर दूर से उपलब्ध करवाया जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ तक की स्थिति आ चुकी है कि प्रातःकाल एक व्यक्ति जब पानी लेने के लिए जाता है तो दोपहर तक लौट करके आता है और दोपहर का भोजन करने के बाद पुनः पानी लेने के लिए चला जाता है, संध्या तक लौट पाता है। तब जाकर के वो अपने घर पर क्या कर पाते हैं, पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। और हम व्यर्थ में पानी को जहाँ उपलब्ध है वहाँ बर्बाद करते जा रहे हैं। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के लोग बरसात के पानी को टांका बना करके और इकट्ठा कर लेते हैं, साल भर उसी पानी का उपयोग करते हैं, उसमें दवाई आदि डालते रहते हैं। छत के ऊपर से पानी को भी इकट्ठा करके नीचे डाल लिया जाता है तो इसका उपयोग समस्त कार्यों में किया जाता है। इसी के पश्चात मैं आपको बता रहा था पॉइंट नंबर 4 कि भूमिगत जल का अतिदोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भूमिगत जल का अतिदोहन करेंगे तो लगातार भूमि के अंदर पानी रिजर्व तो हो नहीं रहा है और लगातार दोहन ही करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि भूमिगत जल की बिल्कुल ही कमी होती चली जाएगी और हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिए जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। कई जगह तालाब होते हैं, बावड़े होते हैं या खुले कुएं होते हैं जहाँ पानी के स्रोत हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, पशुओं को चराते हुए ले जाते हैं, तालाब के अंदर एंट्री करवा देते हैं। पशु उसी तालाब में पानी भी पी रहा है, अपना मलमूत्र भी त्याग रहा है। इससे क्या हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है। बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों में जल के सीमित जहाँ पर पाया जा रहा है जल की सीमा, वहाँ तक व्यक्ति खुद प्रवेश कर जाता है, सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, वहाँ जाकर के खुद नहा लेता है उसमें।
अपने कपड़े भी उसी में धो लेता है, जिससे क्या हो जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। और उसी पानी का उपयोग हम किस में कर लेते हैं, पीने में कर लेते हैं। साइक्लोप्स का खतरा रहता है, कई प्रकार की पाला नारू रोग होता है, वो होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जल को दूषित करते हैं। तो हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हर कीमत पर हमको जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, जल को पुनः चक्रित कर काम में लिया जाना चाहिए। जल को पुनः दोबारा चक्रित करके, पुनः चक्रित करके उपयोग में लेना चाहिए। पुनः चक्रित करके उपयोग में लेना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या होता है जानते हो, आजकल कई जगह ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो पानी को स्वच्छ करने वाले हैं। सीवरेज प्लांट लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, पानी को खुद के अंदर से प्रवाहित कर समस्त गंदगियों को दूर हटा देते हैं, पानी को पीने योग्य बना देते हैं। जैसे आप गुड़गांव में आपने यदि देखा हो तो एक सीवरेज प्लांट लगा हुआ है जहां पानी को फिल्टर करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार यमुना नदी का जल भी इसी फिल्टर मशीन के द्वारा साफ करके और पूरी दिल्ली सिटी के अंदर सप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार जयपुर में भी जम्मू रामगढ़ से पानी को लेकर के उसे फिल्टर करने के बाद ही सिटी में सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से जल को पुनः चक्रित करके काम में लेने वाली व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जल का ज़्यादा उपयोग, दुरुपयोग और प्रदूषण सभी तरह से बचाया जा सके। इसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर आप लिखेंगे कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए और जल का समुचित उपयोग करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तथा जल का उचित नियोजन करने के लिए या समुचित उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि ताकि हम जल का समुचित उपयोग कर सकें। जो भी उथली नदियां हो चुकी है, अर्थात जिनमें गाद भर गई है, मिट्टी आकर के जमा हो गई है, और उन्हें खाली करके, और परस्पर कई नदियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, आपस में जोड़ देना चाहिए। परस्पर नदियों को जोड़ना चाहिए। जैसे कई नदियां ऐसी हैं जो हमारे देश के पानी को दूसरे देश में ले जा रही है और वहां के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। हो सके तो हमें कुछ ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए ताकि वो जल हमारे ही देश का हमारे देश में काम आए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय कहा था कि नदियों को आपस में जोड़ करके हम जल का समुचित उपयोग भी कर सकते हैं और सब जगह जल को उपलब्ध भी करवा सकते हैं। इसलिए नदियों को परस्पर जोड़ने वाली योजना पर कार्य हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण करके, जल का समुचित उपयोग, नदियों को खाली करके, गाद को हटा करके और आपस में नदियों को जोड़ करके हम पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ही नया पॉइंट है कि आधुनिक जो सिंचाई की विधियां हैं, जैसे सिंचाई फव्वारा विधि, टपकन विधि, बूंद बूंद विधि आदि को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम सिंचाई की आधुनिक विधियां। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रॉप सिस्टम अपनाना चाहिए। तो सिंचाई फव्वारा विधि फसलों की सिंचाई में
टपकन विधि को बूंद बूंद विधि के नाम से भी जानते हैं। टपकन विधि को अपना कर जल संरक्षण किया जा सकता है। ये तो आपकी हो गई जल संरक्षण के उपाय। अब मैं आपको प्रबंधन के बारे में बताता हूं कि जल का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए। नंबर 1, जल का प्रबंधन। जल का प्रबंधन पॉइंट में नंबर 1 है जल के प्रबंधन में कि सबसे पहले है समाकलित जल संभरण प्रबंधन। समाकलित जल संभरण प्रबंधन, इसको अपनाएंगे हम कि समाकलित जल संभरण प्रबंधन को अपनाएंगे। दूसरा है हमारे सामने वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण। दूसरा है वर्षा जल संग्रहण, और इसी के साथ ही वर्षा जल संग्रहण के साथ क्या होगा, भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण, भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संग्रहण, इन दोनों के द्वारा उचित रूप से प्रबंधन किया जा सकता है। अब मैं आपको समाकलित जल संभरण क्या है इसके बारे में और वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे समाकलित जल संभरण क्या है। देखिए, समाकलित जो जल संभरण प्रणाली है उस प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जल संभरण प्रबंधन में किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकी का सम्मिलित प्रयोग होता है। क्या करते हैं, समाकलित जल संभरण प्रबंधन में किसी क्षेत्र विशेष की भूमि और जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकियों का उपयोग सम्मिलित रूप से किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, जल संभरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता हो, यानी जैसे ऊपर से नीचे की ओर होना। यह एक भू-आकृति इकाई है। भू-आकृति इकाई का मतलब समझते हो, जैसे ऊपर से नीचे की ओर ढला। सहायक नदी का बेसिन है जिसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। जल संभरण प्रबंधन समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ का नियंत्रण, जल का संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान, चारागाह भूमि का विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल होते हैं। भारत में जल संभरण विकास कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ जो कुछ प्रश्न बन रहे हैं समाकलित जल संभरण प्रबंधन के बारे में मैं आपको देखिए, नया पॉइंट हमारा ये चलेगा, समाकलित जल संभरण प्रबंधन। इसी पॉइंट को ऊपर ले लेते हैं, समाकलित जल संभरण प्रबंधन। ये हमारा पॉइंट हो गया है। अब आप इस पॉइंट के लिए बनाते चल जाए। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र, पहले तो इसकी परिभाषा लिख दो। जल संभर प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। पॉइंट में डाल देंगे,
जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जल संभर प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है। जल संभर प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जल एक बिंदु से जिसमें जल एक बिंदु की ओर ही प्रवाहित होता है। जल संभर प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल एक बिंदु की ओर क्या होता है, प्रभावित होता है। यह एक सहायक नदी का बेसिन है। यह है एक सहायक नदी का बेसिन है। सहायक नदी वाली नदी बह रही है, उसी के साथ वाली दूसरी नदी जो उसके क्या करते हैं, जिसका उपयोग सुविधा के अनुसार, इसका उपयोग सुविधानुसार जैसी सुविधा हो ना उसी सुविधा के अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। वही ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर उस सहायक नदी के पानी को ले जाओ और वहां क्या कर सकते हैं, जैसे नहर होती है ना उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग ले सकते हैं। जल संभरण प्रबंधन क्या है, एक विकास के लिए किया जा सकने वाला प्रयास है, समग्र विकास की सोच है। नेक्स्ट देखो, जल संभर प्रबंधन एक समग्र मानी संपूर्ण विकास की क्या है, सोच है। क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे यहाँ अगर सिंचाई ढंग से हो जाए तो हमारे खेतों में क्या हो जाएगा, इससे हमारे खेतों में खूब धान उत्पन्न होगा, खूब धान उत्पन्न होगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने आप ही सरसब्ज होते चले जाएंगे, तनाटे होते चले जाएंगे, तो पूरी तरह से हमारा क्या होता चला जाएगा, विकास होता चला जाएगा, हम पूर्णतः विकास कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जल संभरण प्रबंधन में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं। नया प्रश्न बन रहा है आपका कि जल संभरण प्रबंधन में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लिखेंगे जल संभरण प्रबंधन के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, जो लिखो। नया पॉइंट बन रहा है, जल संभरण प्रबंधन में शामिल कार्यक्रम। दो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ। एक प्रश्न बन गया, जल संभरण प्रबंधन में शामिल कार्यक्रम।
नंबर ए यहीं से लिखना शुरू कर दो। इसमें क्या होता है, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण में मिट्टी का मतलब कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना, पेड़ लगाना होता है। पेड़ से मिट्टी का कटाव भी रुक जाएगा और वायुमंडल में क्या बनी रहेगी, नमी भी बनी रहेगी। बाढ़ पर नियंत्रण, दूसरा लिख देंगे बाढ़ नियंत्रण। पेड़ ज्यादा होंगे, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जल संग्रहण, क्योंकि पेड़ ज्यादा होंगे तो भूमि में पानी के जाने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। इससे जल का क्या किया जाएगा, भूमि के अंदर इकट्ठा किया जाने में सहायता मिलेगी। जल संग्रह, वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के साथ साथ ही क्या बता रहा है, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ का नियंत्रण, जल का संग्रहण, वृक्षारोपण। इसी के साथ आप उद्यान चारागाह विकास, उद्यान चारागाह भूमि का विकास, चारागाह भूमि का विकास हो गया, जहां पर क्या किया जाता है, पशु के चारण का काम किया जाता है। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, जो मैंने आपको अभी पहले थोड़े पढ़ाया था, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री यानी गांव के लोगों का गांव के जंगल को विकसित करने में क्या लेना, सहयोग लेना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसमें से दिए जाने वाले सहयोग सामाजिक वानिकी के अंदर आता है। आदि ये कार्यक्रम इसमें शामिल है। जल संपदा प्रबंधन में शामिल कार्यक्रम कौन कौन से, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, उद्यान वाटिका बगीचे आदि का निर्माण करना, चारागाह भूमि का विकास करना और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। ये प्रमुख रूप से इस जल संपदा प्रबंधन में शामिल कार्यक्रमों में गिने जाते हैं। अब मैं बताऊं कि ये किसके सहयोग से संचालित होता है, तो जिसके सहयोग से संचालित होता है उसके बारे में लिखेंगे कि भारत में जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण के द्वारा शामिल होता है। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं इसके लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ लिख देंगे कि भारत में जल संवर्धन विकास कार्यक्रम भारत में जल संवर्धन विकास भारत में जल संवर्धन विकास कार्यक्रम किस किस के द्वारा, कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के कृषि, ग्रामीण विकास, कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण मंत्रालय के तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। अब आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया है कि वर्षा जल संग्रहण, जो प्रबंधन का दूसरा पॉइंट था। वर्षा जल संग्रहण जो आपका दूसरा पॉइंट है।
देखिए मात्र एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, वर्षा जल संग्रहण, और फिर राजस्थान में जल संचयन की जो स्वदेशी पद्धतियां हैं उनके बारे में मैं आपको कल बता दूंगा। आज मैं आपको केवल वर्षा जल संग्रहण पढ़ाऊंगा। देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है, पहले एक बार इसके बारे में हम समझें। वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक बहुत अच्छा उपाय है। वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। कैसे? भाई बरसात का जल, हमारे यहाँ पानी की कमी क्यों हो गई है? आप सबको विदित होगा इस बात का कि हमने ध्यान नहीं दिया है। कैसे ध्यान नहीं दिया है कि हमारे यहाँ बरसात हुई, बरसात का पानी एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, तीसरे खेत से चौथे खेत में होता हुआ नाले का रूप ले लेता है। वो नाला बहकर के बड़े नाले में मिल जाता है, बड़ा नाला बहकर के नदी में मिल जाता है, हमारे यहाँ क्षेत्र का पानी बहकर के दूसरे किसी ढलान वाले क्षेत्र में चला जाता है। और लगातार 50 साल से यही होता जा रहा है। हम लोगों ने क्या नहीं किया? जल के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, यानी उस बहकर जाने वाले जल को रोका नहीं हमने। अगर हम उसको रोक लेते तो हमारे यहाँ की भूमि में पानी क्या होता? गहराई में बढ़ता, जल स्तर ऊपर उठता, हमें लाभ मिलता, परंतु हमने उसे व्यर्थ ही बह जाने दिया। जब हमारे यहाँ से कोई चीज लगातार जाती रहेगी और उसमें इकट्ठी नहीं होगी तो एक समय ऐसा हो कि हमारे पास वो चीज खत्म हो जाएगी। यही हुआ है जल के साथ। हमारा क्षेत्र डार्क जोन में क्यों आ गया है? हमारा क्षेत्र डार्क जोन का तात्पर्य होता है पानी गहराई में चले जाना, पानी पीने का भी अभाव हो जाना। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर उसके समुचित उपयोग और उसके प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि पहले मध्य प्रदेश में मुंजा और रेसा नाम के राजा हुए थे। उन मुंजा और रेसा नाम के राजाओं को इस बात का, विक्रमादित्य के राज्य की बात है, उन लोगों को इस बात का पता था कि एक समय जल का अभाव होगा। उन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा बांध, तालाब, टांका आदि का बहुत ज्यादा निर्माण करवाया। और एक समय ऐसा आया जब 1899 का सन था, केवल एक मालवा ही ऐसा क्षेत्र था जहां पीने के लिए जल उपलब्ध था, अन्यथा सब जगह पानी सूख चुका था। लोग अपना जीवन बचाने के लिए, राजस्थान के लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके और वहां पहुंचे। क्या करने के लिए? अपना जीवन बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि मालवा में ही केवल उन राजाओं की सोच के कारण जल का प्रबंधन उपस्थित था। इसीलिए लोग वहां जाकर के अपना क्या बचा पाए? जीवन बचा पाए। आपने देखा होगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ की गडरिया, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है उससे पूर्व ही पलायन करके और गंगा नदी के तट पर पहुंच जाते हैं ताकि अपने पशुओं को क्या कर सके, वहीं पानी पिला सके और हरी घास खिला सके। बरसात होने के बाद वापस लौट करके अपने क्षेत्र की ओर जाते हैं, अन्यथा नहीं लौटते, वहीं पर रह जाते हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वर्षा जल का क्या नहीं किया गया है? उचित संग्रहण नहीं किया। तो वर्षा जल के संग्रहण के बारे में मैं बता रहा था आपको कि वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां अधिकतर क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। वर्तमान में भी बरसात बहुत कम हुई है, अकाल की स्थिति बनी रहती है। वर्षा जल संग्रहण प्राथमिक आवश्यकता है कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। प्राचीन काल से ही देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। ताल तलैया बनाना, जोहड़ बनाना, टांका बनाना, कुआं बनाना, बावड़ी बनाना इत्यादि के रूप में जल का क्या होता आया है? संग्रहण होता आया है। तो आप लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण में सबसे पहले कि वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल कह दो या फिर आपको भूजल पुनर्भरण का, भूजल पुनर्भरण का एक अति महत्वपूर्ण
संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक अति महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में अधिकतर सूखा और अकाल की स्थिति रहती है। राजस्थान जैसे प्रदेश में सूखा तथा अकाल जैसी स्थिति में वर्षा जल संग्रहण बहुत लाभदायी हो सकता है। इसी में आगे पॉइंट बना लो। प्राचीन काल में भी देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपराएं रही हैं। प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन परंपराएं रही हैं। इन परंपराओं के तहत क्या क्या बनते थे? ताल तलैया, जिनमें ताल तलैया, टांका, जोहड़, कुआ, बावड़ी, आदि के रूप में सीधा लिखा है। अब राजस्थान में जल संचयन की निम्न स्वदेशी पद्धतियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ीन है, बावड़ी है, टांका है, झील है, आदि के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टुकड़ा होगा दोबारा लगाई चीज़ आज टाइम नहीं दे सकता।